तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था करने को, ठीक है, हेक्सागन वाला, वो हो गया था? ये बताओ, हेक्सागन के कोऑर्डिनेट निकालने को बोला था आपसे, ट्राई किया था? देखो हेक्सागन की ज्योमेट्री समझो कैसे होती है। इसमें बेटा हर एक साइड कितनी होती है आपकी, जैसे रेगुलर हेक्सागन है तो हर एक साइड सेम होगी। मान लो मैंने 10 मीटर एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो समझो, जो इसका सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, एक दो बातें हम वैसे ही समझ लेते हैं इसकी बिना एक्स और वाई एक्सिस के। ये हेक्सागन का सेंटर पॉइंट है, ठीक है। मान लो हर एक साइड सेम है, तो आपको इसमें करना क्या है, हर एक साइड 10 मीटर है, तो इसको इससे ज्वाइन कर दो आप कुछ इस तरीके से। तो हर एक एंगल आपको पता है कि 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री है ना, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, सिमेट्री की वजह से 60, और ये भी कितना 60। 120 वाले एंगल के दो पार्ट हो गए। ये कितना था आपका, 120 था, ठीक है। तो 60 और 60 दो पार्ट हो गए। अब ऐसे ही अगर इस ट्रायंगल के भी आप इस वाले एंगल 120 के दो हिस्से करेंगे तो ये 60 निकल के आता है, ये भी 60 निकल के आता है। बचा हुआ एंगल इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये अपने आप में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ठीक है ना, हर एक एंगल सेम है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है तो बेटा एक साइड अगर इसकी 10 है तो ये भी 10 होगी, और ये भी क्या होगी 10। ऐसे ही जो इस ट्रायंगल की कहानी है वही कहानी हर ट्रायंगल की होगी। तो बेटा इस ट्रायंगल के लिए भी हर एक साइड क्या होगी 10-10। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि ये वाली लेंथ आपकी 10 + 10 कितनी आ रही है, 20। तो एक वर्टिकल, एक अपोजिट डायगोनल, ये भी क्या आएगा बेटा 10 and 10 20, और ये भी क्या आएगा 10 and 10 20। कुछ चीज़ें तो हमें वैसे ही मालूम चल जाती हैं इसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए हर एक पॉइंट के, ठीक है ना, आपको पता है ये पूरा एंगल 120 है, तो ये वाला एंगल बेटा 60 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर से ये 180 होना चाहिए। अब आप थोड़ा सा एज्यूम करके देखो ना, अगर आप ऐसे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऐसे, तो अगर ये वाली 10 मीटर है, ये साइड मान लो अगर आपकी 10 मीटर है बेटा, तो ये 10 cos 60 हो जाएगा। वैल्यू कितनी होती है बेटा 5, और 10 sin 60 की क्या वैल्यू होगी 5√3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ गया आपके, ये ओरिजिन है ना आपका, देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये ओरिजिन हो गया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ गए, मान लो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कुछ 1 है ना, ये ए नाम दे दो, ए, इसको बी, और ओरिजिन का नाम आपका ऐसे ही हो जाएगा एफ, ठीक है ना, ABCDEF। अगर मैं पूछूं ए के कोऑर्डिनेट, तो आपने बोल दिया सर एक्स में ओरिजिन के लेफ्ट में जा रहे हैं तो -5, और वाई में हाइट में जा रहे हैं तो कितने का, कितना 5√3, लेकिन ये प्लस का ही रहेगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ये हाइट कितनी होगी, तो आपको पता है ये वाली हाइट कितनी आई थी 5√3, ये 5√3 है तो ये भी 5√3, और ये 5√3 तो ये भी 5√3, तो कुल मिला के ये हाइट कितनी हो जाएगी टोटल 10√3, दोनों को ऐड करके। तो अगर ये 10√3 हो गई बेटा, तो इसके x कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा b का 0, और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 10√3, ठीक है। c के कोऑर्डिनेट आप बताओ बेटा, x में तो बेटा आप 10 ही चल रहे हो, आप ऐसे देखो ना थोड़ा सा इमेजिन करके, x में आप 10 चल रहे हो और y में 10√3। अब तो सिमेट्री आ गई ना, तो 10, 10√3। अच्छा अगर मैं पूछूं बेटा ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो बहुत आसान है 10, 0। और अगर मैं आपसे पूछूं डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो बेटा जो किसके साथ किया वो इसके साथ करना है। यहाँ से यहाँ तक 10, ये अगर 60 डिग्री है तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 5, तो 10 और 5 15। एक्स में तो आपको 15 आना पड़ेगा, और वाई में कितना उठना पड़ेगा, जितना ये आप हाइट में बड़े हो 5√3।
तो y कोऑर्डिनेट हो गया इसका 5√3। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख पा रहे हो तो आप सेंटर ऑफ मास भी निकाल लोगे। अब मान लो आपके सामने ऐसी क्वेश्चन आ जाता कि A पर आपका 1 kg रखा है ना, B पर मान लो आपका 2 kg रखा है, ऐसे C पर बोल दिया कुछ और D पर बोल दिया, है ना, और सारे पॉइंट पे कुछ ना कुछ मास रखा हुआ है, तो आपसे सेंटर ऑफ मास पूछेगा इसका x, तो आप क्या लिखोगे बेटा? वही फॉर्मूला है आपका m1x1। देखो m1 किसको बोल रहे हो आप? किसी को भी बोल दो, एक जगह से स्टार्ट कर लो, ओरिजिन से या A से, कहीं से भी, प्लस m2x2 एंड सो ऑन, लास्ट में कितना आएगा? m6x6, और नीचे ऐड करते हुए क्या लिखोगे? कुल मिला के इसमें सारी चीज़ें आपको मालूम है कि नहीं है, देख लो, तो आपसे x कोऑर्डिनेट निकल आएगा। अच्छा, इसमें x1 x2 रखते हैं साइन के साथ, सबकी मैं बात कर रहा हूँ, x6 तक किसके साथ रखोगे आप? साइन के साथ रखोगे। पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। कल किया था ये एग्जांपल एक, वो याद है ना, रॉड में मैंने बोला था 2 मीटर रॉड इधर है, 8 मीटर रॉड इधर है, सेंटर ऑफ मास 3 आया था, उस समय इसको ओरिजिन लिया था, याद है एग्जांपल? तो उस समय ये -2 लिया था, नहीं लिया था इसकी कोऑर्डिनेट, तो साइन के साथ लेना पड़ता है। हो गया, चलो। हाँ, वाई कोऑर्डिनेट भी आप ऐसे निकाल सकते हो बेटा, आप ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो। वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट क्यों नहीं होगा इसका? बिल्कुल होगा। वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आपको मालूम तो है, m1y1, समझ गए ना, लास्ट में m6y6 अपॉन में आपका क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। तो कुल मिला के आसान है निकालना, समझ गए? आपने ट्रायंगल कर लिया, हेक्सागन कर लिया, स्क्वायर कर लिया, लीनियर स्ट्रेट लाइन कर ली, ठीक है। नेक्स्ट चीज आप देखो बेटा, टाइप्स ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मास कितनी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, या मैं एक तरीके से ये बोल सकता हूँ टाइप ऑफ और शेप्स ऑफ बॉडीज कितने हो सकते हैं। या तो कोई भी बॉडी लीनियर हो सकती है, क्या हो सकती है? लीनियर। या किसी बॉडी में क्या हो सकता है बेटा? एरिया। और लास्ट में किसी भी बॉडी में क्या हो सकता है? वॉल्यूम। कहने का मतलब है आपके पास जो पेन है जिससे आप लिख रहे हो उसमें लेंथ है, जिस कॉपी में आप लिख रहे हो पेपर उसमें एरिया शामिल है, मतलब लेंथ भी है ब्रेथ भी है। और जो आपका बैग है उसमें एरिया मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों है। बैग ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आपके पास है जनरली उसके पास क्या होता है? वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो 3 टाइप का मास डिस्ट्रीब्यूशन है। एक होता है आपका लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और तीसरा होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड आप देख रहे हैं इसकी जगह कई बार आप एक और नया वर्ड सुनेंगे, डेंसिटी। अभी जब मैं समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। डेंसिटी भी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को। तो हमारा सरफेस मास डेंसिटी भी पढ़ा जाएगा इसको, कभी क्वेश्चन में लिखा होगा सरफेस मास डेंसिटी, इसको आप पढ़ोगे लीनियर मास डेंसिटी। डिस्ट्रीब्यूशन की जगह क्या लिखा जा सकता है? डेंसिटी। अब आप समझो इसका क्या मतलब है। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं लीनियर मास डेंसिटी को, और इसका फॉर्मूला होता है टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं इसको, और इसकी वैल्यू हो जाती है टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रो से डिनोट करते हैं इसको, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब इसका क्या मतलब है? जैसे आपके सामने एक एग्जांपल मैंने लिया बहुत सिंपल। ये क्वेश्चन ये है
कि एक रॉड है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब आप ऐसे कह सकते हो ए से लेके बी तक एक रॉड है, उस रॉड का मास है 10 kg और उस रॉड में लेंथ भी होगी, तो लेंथ उसकी 10 मीटर है ना। 10 की जगह 12 मीटर भी हो सकती है, 13 मीटर में मैंने 10 मीटर मान लिया है, जितनी लेंथ हो उतना एज्यूम करना है ना, उतना कंसिडर करना है। तो बोला जाएगा आपसे लैम्डा निकालो, मतलब लीनियर मास डेंसिटी निकालो, ये बोलेगा आपसे। तो आपको पता है क्या करना है, लैम्डा इक्वल टू मास अपॉन लेंथ, डेट इज 10 kg अपॉन 10 मीटर। तो इसकी यूनिट भी होती है बेटा लैम्डा की, kg पर मीटर, है ना, कि 1 मीटर रॉड की लंबाई, सॉरी 1 मीटर रॉड का मास 1 kg है। इसका मतलब ये है, मैं सिंपल सा मतलब है, इसका क्या मतलब है, 1 मीटर रॉड का मास कितना है 1 kg, तो 10 मीटर का क्या होगा 10 kg। सिंपल, लैम्डा से डिनोट करते हैं। आगे आ जाएगा ऐसे ही सिंपल सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस मास डेंसिटी। मान लो इसमें एग्जांपल आपके सामने ये आया कि भाई आपके सामने एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। रेक्टेंगुलर प्लेट का मतलब कोई सॉलिड मटेरियल ऐसा जो रेक्टेंगल की शेप में है, ठीक है, और बहुत थिन है, इसमें वॉल्यूम नहीं है। तो इसका एरिया आपको मान लो दे दिया 10 मीटर स्क्वायर और इसका मास दे दिया 10 kg। आपसे पूछा गया फाइंड सिग्मा, सिग्मा क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, मास अपॉन एरिया। तो 10 अपॉन 10 kg अपॉन 10 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 kg पर मीटर स्क्वायर। आप बोल सकते हो सर आंसर तो सेम ही आ रहा है, आंसर सेम आएगा, वो तो वैल्यू मैंने सेम ले रखी है इसलिए, पर इसका सेंस अलग है ना। इसका मतलब ये कि यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया जाए, ऐसा एक टुकड़ा कट करके अलग कर लो इस प्लेट से, इस प्लेट से एक टुकड़ा काट के अलग कर लो। इस टुकड़े का एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर होगा तो इसका वजन 1 kg है। ये मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर का वेट क्या है 1 kg। तो आप समझ गए 3 टाइप के सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आप खुद ही बता दोगे क्या आने वाला है। मान लीजिए ये क्यूब टाइप का कोई बॉडी है जिसमें कोई ठीक ठाक थिकनेस है। देखो थिकनेस तो यहाँ भी होगी, कागज़ की भी थिकनेस होती है, बट वो नेग्लिजिबल है हमारे लिए, ज़्यादा फर्क नहीं है लेंथ के मुकाबले, है ना। मान लो इसका वॉल्यूम किसी ने बोल दिया बेटा 10 मीटर क्यूब है और इसका वेट किया गया या मास निकाला गया तो मास आया 10 kg, मतलब पहले से जो मास है इसमें वो कितना है 10 kg। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई रो की वैल्यू फाइंड आउट करो, ये बताओ 1 मीटर क्यूब में कितना मास छुपा हुआ है, छोटे से वॉल्यूम में, छोटे से कॉर्नर में। कॉर्नर ऐसे कट करके देखा गया, एक कॉर्नर में कितना मास है ना। तो वो आ जाएगा आपका 10 kg अपॉन 10 मीटर क्यूब। कुल मिला के आंसर आ गया 1 kg पर मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 टाइप के मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जो काम की बात है वो क्या है ना, यह जो ट्रिकी बात आप कह सकते हो, ट्रिक वाली बात, वो ये है कि ये जो लैम्डा होता है ना, अभी तो ये कांस्टेंट है। ये 1 kg पर मीटर का क्या मतलब है कि लैम्डा क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब तुम यहाँ से रॉड का 1 मीटर तोड़ो, रॉड को 1 मीटर काट के निकाल लो, अगला 1 मीटर का टुकड़ा निकाल लो, फिर अगला 1 मीटर का टुकड़ा। आप बोलोगे तो 3 ही मीटर है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे 10 मीटर है। 1 मीटर ऐसे 10 टुकड़े निकाल लिए, हर टुकड़े का मास क्या होगा बेटा सेम। लेकिन मान लो कोई ऐसी रॉड है जो जिसका मास अचानक बढ़ता जा रहा है, इधर भारी होती जा रही है, इधर इस साइड क्या होती जा रही है बेटा हैवी, और इस साइड क्या है लाइट, हल्की, है ना। मान लो थिक है या फिर जो भी है, आप ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा लोहे की बनी है, यहाँ लोहे में कुछ मिक्स है, यहाँ पर हल्का हल्का प्लास्टिक आ गया है, यहाँ लकड़ी, कुछ भी मिक्स मटेरियल टाइप का होता है ना, तो ऐसा मिक्स मटेरियल है। तो उस केस में आप क्या कह सकते हो कि यहाँ से 1 मीटर लंबी 1 मीटर लंबी रॉड निकाली या कट किया, ये भारी निकला, भारी पीस, लोहे का टुकड़ा भारी था, और 1 मीटर यहाँ से लकड़ी का टुकड़ा लिया हाथ में, तो 1 मीटर वो क्या लगा बेटा हल्का लगा, और लोहे का भारी लगा। आपने बोला ये तो सेम रॉड थी, सेम होना चाहिए था। उसका कारण ये है बेटा कि क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल है ना वो यूनिफॉर्म मटेरियल है नहीं, और आपके सामने जो असली दिक्कत आएगी ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आएगी। हम तो ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा जिसमें लैम्डा क्या होगा बेटा, दिस लैम्डा मे बी वेरिएबल,
तो एक प्रोसेस को हमें दिमाग में बैठाना पड़ेगा, जब भी लैम्डा वेरिएबल आएगा समझ जाना, फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन की तरफ को स्विच करना पड़ेगा। ऐसी जो सिग्मा है ये भी क्या हो सकता है बेटा, वेरिएबल। यहाँ हो सकता है प्लास्टिक का टुकड़ा हो, यहाँ धीरे धीरे लोहा बढ़ता जा रहा हो, मिक्स होता जा रहा हो लोहा प्लास्टिक, यहाँ से एक टुकड़ा काट के निकाला ये ज़्यादा भारी था और यहाँ से टुकड़ा काट के निकाला हल्का, इसको कहते हैं वेरिएबल सिग्मा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा वेरिएबल मानना है कांस्टेंट, वो सब प्रॉब्लम में गिवन होगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। बस होता क्या है, लैम्डा सिग्मा और रो होते क्या है ये मैंने आपको समझाना था, समझा दिया, ठीक है, इसको समझ लो फिलहाल। जैसे यहाँ पर लिखा गया है सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रीज, कुछ चीज़ें आपको याद करनी है। वो क्या है, जैसे अगर आपका सिमेट्रिक सिस्टम है, सिमेट्रिक सिस्टम का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल यूनिफॉर्म मास से बना हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं है उसमें, पूरा लोहे का है तो पूरा लोहे का ही है, ठीक है ना, सिमेट्रिक सिस्टम है। तो उसमें आपको कुछ रिजल्ट याद करने हैं और बहुत आसान है याद करने। पहली बात, अगर आपके सामने स्क्वायर है बेटा, तो स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास क्या होता है बेटा, इसका सेंटर, स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर। कहने का मतलब अगर कोई स्क्वायर है बिल्कुल यूनिफॉर्म, चारों रॉड जो है वो एक से मिलकर बनी है, या अगर मान लो कंटिन्यूस मास भी है, कंटिन्यूस मास भी है मतलब बीच में हवा नहीं है, मटेरियल भरा हुआ है, तब भी कौन सा पॉइंट होगा जो सेंटर ऑफ मास होगा, इसका सेंटर। मैं पहले से बोल रहा हूँ कि ये किसके लिए बेटा वैलिड है, सिमेट्रिक के लिए। कोई बोलेगा सर आधा स्क्वायर तो लोहे का है आधा प्लास्टिक का, तब क्या होगा, तो वो सिमेट्रिक रहेगा ही नहीं ना। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक सिस्टम जितने भी होते हैं सबका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उनका सेंटर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर का क्या होगा, सेंटर। मान लो रेक्टेंगल भी आ जाएगा तो क्या होगा, सेंटर, ठीक है। तीसरा, अगर रिंग आता है बेटा, ये बाद में दोबारा भी आएगा पर अभी खाली याद रखो, रिंग का मतलब ये है, तो इसका भी क्या होगा बेटा, सेंटर। रिंग का क्या होगा, सेंटर, ठीक है ना। ये सेंटर पॉइंट वो पॉइंट है जिसके लेफ्ट में और जिसके राइट में सब कुछ यूनिफॉर्म है, और जिसके ऊपर और जिसके नीचे सब कुछ क्या है, यूनिफॉर्म है। चौथी चीज़, अगर स्फीयर आता है, ठीक है, स्फीयर, स्फीयर दो टाइप के हो सकते हैं आपके, हॉलो हो सकता है, हॉलो मतलब खोखला है ना, अंदर से खाली, एम्प्टी। यह क्या हो सकता है बेटा, सॉलिड। तो चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, सेंटर ऑफ मास इसका क्या रहेगा, सेंटर ही रहेगा। ये क्या है आपका, स्फीयर है बेटा, ऐसे जैसे क्रिकेट की बॉल होती है ना, कुछ उस टाइप का। तो इसका सेंटर ऑफ मास भी क्या रहेगा बेटा, सेंटर, ठीक है। अभी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी बेटा। अभी तक जो हमने सीखा है वो ये सीखा है कि डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम जब होता है, मतलब एक पार्टिकल अलग एक अलग एक अलग एक अलग, तो m1 x1 m2 x2 निकाल लेते हैं। लेकिन जब कोई बॉडी, जरूरी तो है नहीं कि वो डिस्क्रीट पार्टिकल से मिलके बनी हो। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी बॉडी जो होती है, जैसे डस्टर ही है, तो किससे मिलके बना होता है। ये ऐसा नहीं कि यहाँ पार्टिकल है यहाँ है तो बीच में हवा है, ऐसा तो है नहीं। कोई भी बॉडी कैसे मिलके बनी है बेटा, यूनिफॉर्म पार्टिकल, मतलब एक के साथ एक चिपके हुए हैं। ज़्यादातर आप देखोगे आपके आसपास ऐसी चीज़ें ही दिखेंगी, ठीक है ना। तो इस टाइप की बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, मतलब मैं आपको बिल्कुल अभी यही सिखाने वाला हूँ कि डस्टर का सेंटर ऑफ मास आप कैसे निकालोगे। क्लियर है? तो लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। मतलब जब मास सिस्टम आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पूरे में फैला हुआ है, एक दो जगह पे बैठा हुआ नहीं है पार्टिकल की फॉर्म, पूरे में फैला हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, तो कैसे निकालते हैं। इसमें पहला केस आता है आपका रॉड का। किसी रॉड का सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर भी मैं, इसके भी दो केस आते हैं, मैं केस 1 डिस्कस कर रहा हूँ। ये वाला केस आसान वाला है। पहला केस क्या है, व्हेन डेंसिटी ऑफ मास, डेंसिटी ऑफ रॉड इज यूनिफॉर्म, मतलब लैम्डा कांस्टेंट है। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ,
वही वाली बात कि आपने शुरू का 1 मीटर काटा तब भी 1 kg, लास्ट का 1 मीटर काटा तब भी रॉड का वजन 1 kg। ये वो वाला केस है। इसके बाद दूसरा केस क्या आएगा बेटा, शुरू का 1 मीटर का तो हल्की लकड़ी है और बाद का 1 मीटर लोहे की रॉड बनी है, वो भारी है। तो उस केस में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा भारी वाले की तरफ। तो कैसे वो निकालेंगे? पहला सिस्टम आसान है। मान लो कि आपके सामने एक रॉड है, इस रॉड का मास m है, लेंथ l है। ठीक है, आपको ये बताना है बेटा इसका मास, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। इस बार क्या है कि आपका जो मास है वो पूरी रॉड में, ऐसा नहीं कि इस कोने में बैठा हुआ हो। तो इसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, फॉर्मूला इसके लिए क्या यूज़ होता है डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए? कहने को ये फॉर्मूला है, पर ये फॉर्मूला आपकी ज़्यादा मदद नहीं करेगा, आपको करना तो इंटीग्रेशन है। फॉर्मूला क्या कहता है? XCOM इक्वल टू, फॉर्मूला पहले क्या लिखते थे आप बेटा? M1 x1 M2 x2 एंड सो ऑन करते थे। मतलब m का x से प्रोडक्ट करते थे और सबको जोड़ देते थे। जोड़ते तब थे जब ये पार्टिकल कैसे होते थे बेटा? डिस्क्रीट। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सारे पार्टिकल डिस्क्रीट तो है नहीं, तो मैं m1 की जगह dm लेने वाला हूँ। किसी छोटे से पार्टिकल का मास है, ये भी पार्टिकल का मास, m1 की जगह ये रिप्लेस हो गया, इंटू x। x क्या होगा? x होगा इस dm का जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन से कितना दूर है, उसके पोजीशन वेक्टर कि किसी m का ओरिजिन से कितना दूरी पर x है, ये x उसका है, m1 x1 हो गया एक तरीके से। ठीक है, और इन सबको जोड़ने का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट करना। और नीचे क्या आता है बेटा? सारे टुकड़ों का मास आता है। तो dm एक टुकड़े का मास है, सारे टुकड़ों का मास क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, तो इसमें हम करते कैसे हैं? हम मान लेते हैं कि इस रॉड में एक छोटा सा टुकड़ा है, ये रॉड बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बनी है। तो इस रॉड में यहाँ से x डिस्टेंस पर छोटा सा टुकड़ा है जो कि क्या है? dx। कुछ बात समझ में आ रही है? मैंने बोला कि x डिस्टेंस पर छोटा सा पार्टिकल है, ये शेडेड। अब आपको एज्यूम करना है ना तो इसके राइट में कोई रॉड है, ना इसके लेफ्ट में कोई रॉड है, मतलब कोई रॉड है ही नहीं। आप ऐसा समझ लो एक छोटा सा पार्टिकल है। ठीक है, और इस पॉइंट को आपको क्या मान लेना है बेटा? ओरिजिन। ये x एक्सिस हो गया आपका, ये क्या हो गया? y एक्सिस। और ये जो पार्टिकल है ये छोटा सा पार्टिकल है, और ये पार्टिकल किसका पार्टिकल है? इस बड़ी सी रॉड का। और इस पार्टिकल के लेफ्ट में क्या और भी पार्टिकल हैं? हमने मान लिया कुछ नहीं है इसके लेफ्ट में। और इसके राइट में क्या और भी कोई पार्टिकल है? हमने मान लिया कुछ नहीं है इसके राइट में। तो आप इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितनी दूरी पर हो गया बेटा? हर पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास तो उसके अंदर होता है, कल सोचा था हमने, हर पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास उसके अंदर होता है। अगर इसको आपने ओरिजिन मान रखा है 0,0 है ना, इसको अगर आपने ओरिजिन मान रखा है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ ओरिजिन से कितना दूरी पर मान लिया आपने? x दूरी पर। तो पूरी रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या होगा बेटा? पूरी रॉड का सेंटर ऑफ मास हो जाएगा इस एक छोटे पार्टिकल का dm m1 x1। समझिए dm इंटू x का क्या मतलब है? m1 x1 प्लस ऐसे बहुत सारे आने चाहिए थे। देखो dm1 x1 अभी मैं मिटाने वाला हूँ इसको, dm2 x2 ऐसे बहुत सारे आने चाहिए थे, पर जोड़ने को क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। तो मैं ये सब लिखने की बजाय मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, और यहाँ पर आपका क्या आने वाला है? सारे पार्टिकल का मास जुड़ने वाला है, ये मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है, अब आप एक बात बताओ कि इस छोटे से पार्टिकल का मास कितना है? मान लो इस छोटे से पार्टिकल की लेंथ हालांकि बहुत कम है, बट मैं समझने के लिए मान लेता हूँ कि इसकी लेंथ 2 मीटर है, और पूरी रॉड की लेंथ कितनी है बेटा? 10 मीटर। समझने के लिए केवल है ना, 2 मीटर बड़ा कोई पार्टिकल थोड़ी होता है, बहुत छोटा सा होगा पार्टिकल, बट आपके समझने के लिए मान लिया कि ये रॉड की लेंथ कितनी है, इस पार्टिकल की लंबाई 2 मीटर है। भाई हर पार्टिकल की कुछ लेंथ होगी नहीं होगी, कुछ लेंथ भी होगी उसकी। तो इस पूरी रॉड का मास मैंने मान लिया 10 kg है। आप मुझे ये बताओ कि अगर पूरी रॉड का वजन 10 kg है और पूरी रॉड की लंबाई 10 मीटर है और मास बिल्कुल यूनिफॉर्म है बेटा, यहाँ भी लोहा यहाँ भी लोहा, सब जगह एक जैसी डेंसिटी, तो बताओ 2 मीटर लंबी रॉड का मास क्या होगा? 2 kg।
होगा नहीं होगा? ये 2 kg आपने कैसे किया? आपने बोला सर 10 kg तो है 10 मीटर का मास, तो इसका मतलब 1 kg आ गया बेटा 1 मीटर का मास। आपने बोला कि 1 kg आ गया सर, 1 मीटर का मास 1 kg आ गया। तो आपने पूछा था 2 मीटर लंबी रॉड है, तो हमने क्या कर दिया 2 मीटर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, किसको 1 kg पर मीटर को, तो मीटर से मीटर कट गया यानी 2 kg आ गया हमारा आंसर। यही तो बोला आपने। हाँ ठीक है ये चीज़। अब देखो तो यही चीज़ यहाँ पर करेंगे। इस छोटे से पार्टिकल का मास क्या होगा? पूरी रॉड का मास m है बेटा 10 kg, पूरी रॉड की लेंथ है l 10 मीटर, तो ये m/l करके उस टुकड़े का मास थोड़ी आएगा। अभी तो छोटे से पॉइंट का मास आया है, इतनी बड़ी लेंथ का मास क्या आ जाएगा? इनटू क्या करना पड़ेगा? उस रॉड की लंबाई dx से मल्टीप्लाई। तो ये किसकी वैल्यू आई है? dm की। इनटू में क्या करना पड़ेगा बेटा? x, और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन, और होल अपॉन में तुम्हें पता ही है क्या आने वाला है? dm। 1 मल्टीप्लाई में मान लो ऐसे। तो ये चीज़ क्या निकल के आएगी? आपको पता है m/l तो है कांस्टेंट अपॉन, अच्छा एक का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। अगर dx होता तो यहाँ m है, तो एक का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? m, क्योंकि एक को क्या लिखते हो आप बेटा? एक को लिखते हो m की पावर 0 dm, और इसका इंटीग्रेशन होता है m की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1। आप बोलोगे सर यहाँ x की पावर 0 भी लिख सकते हैं क्या? ऐसे नहीं लिखते, जिसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वही वेरिएबल हम रखते हैं, तो आंसर एक का क्या आ जाता है? m आ जाता है इंटीग्रेशन में, ठीक है। और वैसे भी आप समझ लो dm 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 इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? सारे dm को जोड़ना, और सारे पार्टिकल के मास को जोड़ लिया आपस में, तो क्या आने वाला है? पूरी रॉड का मास ही तो आने वाला है। तो पूरी रॉड का मास वैसे भी m आने वाला था, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह गया? x dx। इतना क्लियर है? जल्दी बोलो, समझ लो पहले तुम। तो बेटा m से तो m कट जाएगा 1/l। अच्छा x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x²/2 आप समझते हो, ठीक है। और x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बेटा? लिमिट को थोड़ा समझो, क्योंकि आप इंटीग्रेशन से अभी केवल इंट्रोडक्शन हो रहा है आपका, इंटीग्रेशन आपके सामने आ रहा है, तो मैं चीज़ों को बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। बाद में यही 11th में चलता है, तो यही 12th में भी चलता है पूरा, ठीक है ना। सेम तरीका तो वही रहता है इंटीग्रेशन का। अब यहाँ पर आप समझो, जो ये पार्टिकल था ना, ये रॉड कहाँ से शुरू हुई है बेटा? ए से शुरू हुई है, और रॉड खत्म कहाँ पे हुई है? बी पे खत्म हुई है। जो ये पार्टिकल था, ये पहला पार्टिकल था, आखिरी था, कि कहीं बीच का था? हम ये भी नहीं बोल रहे बीचों बीच का था, हम बोल रहे कहीं इनके बीच का कहीं पार्टिकल है कोई। तो ये जो पहला होता पार्टिकल, तो पहले पार्टिकल के लिए x की वैल्यू कहाँ होती? यहीं पर x आ जाता। x क्या दिखाता है? उस पार्टिकल की ओरिजिन से दूरी बताता है, डिस्टेंस बताता है। तो पहले पार्टिकल की खुद ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होती है? x की वैल्यू 0। और अगर ये पार्टिकल चलते 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 यहाँ पहुँच जाता, तो आखिरी पार्टिकल के लिए x बढ़ते 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 क्या हो जाता? ये तो पूरी रॉड की लेंथ हो जाती 10 मीटर या l मीटर, है ना। अब ये 10 kg में मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो एक एग्जाम्पल लिया हुआ था। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ पहले पार्टिकल के लिए x की वैल्यू है बेटा 0, ये लिमिट समझ में आई। और आखिरी पार्टिकल के लिए x की वैल्यू है l, रॉड की लेंथ। इसको लिमिट रखना कहते हैं, लिमिट लगाना आना चाहिए। तो यहाँ पर x बराबर 0 से x बराबर l। तो अगर आप इसमें पुट करोगे x की जगह ये वैल्यू, तो आ जाएगा l²/2। अपर लिमिट रखते हैं एक बार, और एक बार क्या रखते हैं बेटा? लोअर लिमिट रखते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? l²/2l, यानी कि l से एक पावर कटी। फाइनल आंसर आ गया आपका l/2, यानी कि इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो l/2 पर है। यानी l/2 पर अगर आप धागे से लटकाओगे रॉड को, तो रॉड हॉरिजॉन्टल रहेगी। ये तो हमें पहले से पता था, लेकिन ये क्वेश्चन फिर भी हमने इसलिए किया कि बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी है, कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, कैसे लिमिट पुट करते हैं, समझ रहे हो ना। ये इंटीग्रेशन कई बार आएगा आपके सामने, 12th में भी आएगा ये बार बार। पर एक बार जिसने सीख लिया उसको लग जाता है कि सर बार बार वही चीज़ होती है, तो उसी काम को करना पड़ता है बार बार। इसलिए एक बार बैठा लो दिमाग में कि ये मतलब होता है इसका, है सेकंड स्टेप ये चीज़, ये हाँ समझाना है ना। तो भाई dm क्या चीज़ है समझना, dm क्या चीज़ है? dm इस टुकड़े का मास है कि नहीं है? इस टुकड़े का मास, इस टुकड़े का मास क्या होगा तू बता?
पूरी रॉड का मास कितना है m, उस पूरे मास m को पूरी रॉड की लेंथ l से डिवाइड कर दिया तो किसका मास निकला? छोटे से चूरे का, बिल्कुल डेसिमल पॉइंट का मास निकला। किसका मास निकला? m/l क्या बताता है बेटा? m/l बताता है बिल्कुल हल्का सा जो चूरा है ना, इसका छोटा सा पार्टिकल, उसका मास। हम बोलेंगे इतनी बड़ी लंबाई dx का, dx को बड़ा मान ले थोड़ी देर के लिए, वैसे तो छोटा होता है, पर dx लंबाई का मास क्या होगा? छोटी हो चाहे बड़ी हो, इंटू dx करना पड़ेगा। फिर भाई पूरी रॉड का मास 10 kg है, ये 10 kg है, ये 10 मीटर है, 2 मीटर के मास के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेगा ना, यही तो चीज़ है। तो m/l इंटू dx, ये लिमिट रखना कहते हैं बेटा इसको। पहले अपर लिमिट रखते हैं x की जगह, x की जगह क्या रखते हैं? अपर लिमिट l स्क्वायर बाई 2 माइनस, फिर x की जगह क्या रखते हैं? 0 स्क्वायर अपॉन 2। तो प्रॉब्लम चश्मे की है, प्रॉब्लम समझदारी की नहीं है। बोल रहा है दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ये बोलना दिख नहीं रहा है। इधर सुनो बेटा, सेकंड केस हम करने वाले हैं। सेकंड केस क्या कहता है? व्हेन डेंसिटी, मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ और मैं लिखूंगा व्हेन डेंसिटी ऑफ द रॉड इज यूनिफॉर्म की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इसमें आपको गिवन क्या क्या है सबसे पहले क्वेश्चन में, और निकालना क्या क्या है। राइटिंग सुधारने की पूरी कोशिश मैं कर रहा हूँ। गिवन ये है बेटा कि जो मास डेंसिटी है ना, लीनियर मास डेंसिटी, वो गिवन है। इसका क्या मतलब है कि x kg, या आप सिंपल x कर लो फिलहाल तो, x kg पर मीटर। इसका क्या मतलब है? लीनियर मास डेंसिटी भी वेरिएबल है, ठीक है, x kg पर मीटर। मतलब पहली रॉड की लेंथ कितनी है, मतलब रॉड की लेंथ जो भी हो, पहले इसका मास क्या किस पे डिपेंड कर रहा है? लेमडा x पर। जैसे जैसे x होगा ज़्यादा वैसे वैसे उसकी लेंथ वो भारी होती जा रही रॉड, x की वैल्यू आप बढ़ाते जाओ, लेमडा बढ़ता जा रहा है ना, ये मतलब है इसका। ठीक है, ऐसे समझ लो कि शुरू में लकड़ी, प्लास्टिक, फिर भारी भारी चीज़ें, लोहा, इस तरीके से आता जा रहा है इसमें मिक्स। ठीक है ना, तो आपको ऐसा सोचना नहीं है, आपको तो नॉर्मली करना है ना। ये बताओ, इस रॉड की लेंथ गिवन है बेटा आपको l, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? चलो वैसे ही पूछता हूँ, सेंटर पॉइंट के लेफ्ट में होगा या सेंटर पॉइंट के राइट में होगा? बोलो बोलो। रॉड बेटा भारी होती जा रही है बी की तरफ, तो किस पॉइंट से लटकाया जाए कि रॉड हॉरिजॉन्टल जैसी रहे? मतलब उस पॉइंट के लेफ्ट का वजन, मान लो इसका रॉड भारी होती जा रही है ना, इसका वजन, इतने का वजन 10 kg है ना, और यहाँ पर का, यहाँ तक का वजन क्या है बेटा? 4 kg है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का वजन कितना है बेटा? 6 kg है। कुछ बात समझ में आ रही है कि B से लेफ्ट का वजन तो 10 kg है और B से राइट का भी वजन क्या है? 10 kg। आप बोलोगे सर इतनी ज़्यादा लेंथ फिर भी 10 ही kg और इतनी कम लेंथ में 10 kg, क्योंकि बेटा जैसे जैसे x बढ़ेगा इसका मास बढ़ता जा रहा है, ये मतलब है इसका। तो अब हमें इसमें सेंटर ऑफ मास पता करना है। तुमने बोला ना सर मिड पॉइंट से राइट की तरफ होगा, B की तरफ, तो वो क्या होगा यही हमें पता करना है L की टर्म्स में। मतलब L/2 होगा कि L/3 होगा या फिर मोर देन ग्रेटर देन L/2 होगा। मैं 3 ऑप्शन आपसे बोलूं तो आप क्या टिक करोगे बेटा? इन 3 में से आपको क्या लग रहा है? ठीक है ना, L/2 से बड़ा ही होगा, यही तो आप कह रहे हो। तो बात यह है कि L/2 से बड़ा तो कितना? L/2 से बड़ा तो बेटा 2L/3 भी L/2 से बड़ा नंबर है, और मतलब ये समझते हो ना 0.66 है L, 66 पैसे, 50 पैसे से ज़्यादा, और 3/4L भी क्या है बेटा? ये भी L/2 से बड़ा है, 0.75। तो कौन सा आंसर है, ये या फिर कुछ और? तो L/2 से बड़ा तो बहुत कुछ होता है ना, एग्जैक्ट क्या है ये मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर इसको कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन से। चलो बेटा 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, वैसे ही ट्राई करना है जैसे अभी किया था, ठीक वैसे ही ट्राई करो और आंसर निकालो जैसे अभी किया था। उसको देखो 2 मिनट, समझो उसको 2 मिनट रोक के,
और उसके बाद इसका आंसर बताओ क्या आएगा। वो मीम्स वायरल जाएंगे और तू सुपर। इधर सुनो, तो बेटा इस रॉड में हमें क्या एज्यूम करना है कि मान लेते हैं कि यहाँ से, जैसे ये रॉड है आपकी, है ना, ये सिंपल सी रॉड है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पर, शुरू वाले पॉइंट से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और इसकी लेंथ है dx, और इसको मान लो बेटा ओरिजिन, ठीक है ना। तो एक तरीके से dx बहुत कम है, तो ये पार्टिकल का सेंटर पॉइंट यहाँ से ओरिजिन से कितनी दूर है। वैसे कायदे में तो आपको बोलना चाहिए था सर x प्लस dx का हाफ, लेकिन dx इतना कम है कि मैं x ही मान रहा हूँ। अच्छा, इसका मास क्या हो जाएगा dm, इसका मास हो जाता है बेटा लैम्डा इंटू लेंथ। लैम्डा क्या चीज़ होती है बेटा, वही लीनियर मास डेंसिटी, मतलब पर मीटर का मास, है ना, यही तो था लैम्डा। m/l करते थे ना पिछली बार, यहाँ m/l नहीं करना है क्योंकि लैम्डा की वैल्यू तो गिवन है इस केस में। कितना गिवन है, ये गिवन है x kg पर मीटर, यही तो m kg पर मीटर। देखो ना kg पर मीटर क्या होता है, kg मतलब m और पर मीटर मतलब l, m/l की ही तो वैल्यू है ये, है ना, m/l की डायरेक्ट वैल्यू है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, तो dm की वैल्यू आ गई बेटा x dx, ये dm की वैल्यू है, मास है इसका। x दूरी पर जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का मास क्या हो जाएगा, उस रॉड की डेंसिटी, वहाँ पर कितना भारी रॉड है लैम्डा, और जो कि x ही है वहाँ पर, x दूरी पर x है लैम्डा, इंटू dx उसकी लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका x um क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dm इंटू x बेटा अपॉन में dm, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब आप बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे, dm की वैल्यू है बेटा x dx इंटू ये हो जाएगा x अपॉन में dm की वैल्यू फिर से क्या है x dx, और लिमिट क्या है x की बेटा 0 से लेकर के l, 0 से लेकर के l। लिमिट किसकी रखते हैं, जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है जो d के साथ लिखा रहता है उसकी लिमिट रखी जाती है। और ये भी सोच लेना जो x है इसकी लिमिट नहीं रखते। आप बोलोगे सर ये x dx तो सेम ही है, बेटा कभी कभी ये y भी हो जाता है, तो y x का फंक्शन है तो अलग बात है, नहीं तो इसको बाहर ले लेते हैं अगर कांस्टेंट है तो, ठीक है। तो जो d के साथ लिखा है लिमिट हमेशा उसकी आती है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पहले तो बना लेते हैं x स्क्वायर dx अपॉन में x dx, और लिमिट वही 0 से l, 0 से l। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा, x की पावर 3 अपॉन 3 होल अपॉन x dx का इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है x स्क्वायर बाई 2। लिमिट यहाँ अलग से लगा दो और यहाँ पर अलग से। अब लिमिट लगाना सबको आता है, पहले अपर लिमिट रखते हैं x की जगह l, फिर x की जगह लोअर लिमिट, ये कोएफिशिएंट साथ साथ चलता रहता है। ठीक है भाई, ऐसे लिमिट लगती है। देखो x की जगह क्या आ गया l, फिर x की जगह लोअर लिमिट 0 की पावर 3, बस x की जगह रिप्लेस करना है l को, और x की जगह l को रिप्लेस करना है, ठीक है ना। बाकी सब कुछ वही है, स्क्वायर तो आपको एज इट इज लेके चलना है। तो आंसर आ गया LQ अपॉन 3 अपॉन L स्क्वायर अपॉन 2। तो कुल मिला के 2/3 इंटू L। अगर आप ध्यान से देखोगे तो L आ गया, ये 2 ऊपर चला गया, तो 2L/3 आपका आंसर आ गया। हाँ क्या कह रहे हैं, ये पूछना चाह रहा है m/l की जगह पे मैं क्लोजिंग कमेंट दे देता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं, ठीक है, बाकी कल देखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।